नमस्कार। आज हम आपका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र उसके 4th लेक्चर में है और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहु आवेशों के मध्य विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत की हेल्प से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बहुल आवेश के मध्य विद्युत बल क्या है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसकी पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस सीरीज के दूसरे लेक्चर पे, जहाँ पे मैंने पढ़ाया था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में मैंने बताया था कि आपके पास दो आवेश हैं, Q1 और Q2, ठीक है। और इनके बीच पे जो कार्य करने वाला विद्युत बल है वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। लेकिन ये बल केवल परिमाण के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। किसके? परिमाण के बारे। इससे हमें नहीं पता लग रहा था दिशा का। तो दिशा का पता करने के लिए हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ते हैं, जिससे हमके दिशा के बारे में भी पता लगता है, ठीक है। लेकिन सदिश निरूपण से, सदिश निरूपण जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है दिशा का। लेकिन इन दोनों ही जगह आवेश थे दो। सदिश निरूपण में भी हमने दो ही आवेश लिए थे और जो कूलाम का नियम था उसमें भी हमने दो ही आवेश लिए थे। कुछ इस तरह से आपको कुछ याद आए। लेकिन अब है बहुल आवेश। बहुल आवेश के मध्य विद्युत बल। इसमें हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास एक आवेश है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Qn, तो आपको Q2, Q3 और Qn के होने के वजह से Q1 पर कुल विद्युत बल पता करना है। मतलब किसी एक आवेश पे हम लोग विद्युत बल पता करेंगे जब उसके आसपास बहुत सारे आवेश, ये तो हमें पढ़ना है इसमें बहुल आवेश के मध्य विद्युत बल जो सेक्शन, ठीक है। किसी एक आवेश पर हम लोग बल निकालेंगे कुल बल, जबकि उसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा पार्ट आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अब ये समझ लेते हैं, आइए। ये आपको पता लगी गया होगा क्यों जरूरत पड़ी है हमको बहुल आवेश के मध्य विद्युत बल की, कि अगर बहुत सारे हमारे पास आवेश है और हमें किसी एक आवेश पर बल निकालना है बाकी आवेशों के कारण, तो हम बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल का इस्तेमाल करते हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत दो चीजें बताता है। सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है कि अगर आपके पास ये Q1 चार्ज है, यानी कि आपके पास ये Q1 आवेश है और Q2 आवेश ये है, इनके दोनों के बीच में अगर 5 न्यूटन का बल काम कर रहा है और एक आपके पास आवेश आ जाता है Q3, तो इस Q3 के आने से Q1 और Q2 के मध्य जो 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था वो 5 न्यूटन ही करेगा। इन दोनों के बीच में कार्य करने वाले विद्युत बल पर तीसरे आवेश का या चौथे आवेश का या nवें आवेश का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब Q1 और Q3 के बीच में अगर 9 न्यूटन का बल है तो वो 9 ही न्यूटन का रहेगा। Q2, Q4, Qn, Q1 और Q3 के मध्य लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं डालेगा। Q1 और Qn के बीच में अगर n न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये n न्यूटन ही रहेगा।
Q1, Q4, Q3 इस पर कोई भी फर्क नहीं डालेंगे। ये अध्यारोपण का सिद्धांत एक बात बताता है। दूसरी बात जो अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है वो ये कि अगर आपको Q1 पर कुल बल निकालना हो, कुल बल मतलब Q2, Q3 या Qn, जब मेरे पास ये Qn आवेश है, इनके वजह से Q1 पर कितना बल कुल लगेगा विद्युत बल, तो उसके लिए आपको इन तीनों के वजह से मतलब Q2, Q3, Qn के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है, अगर आप उनका वेक्टर एडिशन मतलब अगर आप सदिश योग कर देते हैं, तो आपके पास Q1 पर कार्य करने वाला कुल विद्युत बल आ जाएगा। कोई दिक्कत? Q1 पर कुल विद्युत बल अगर आपको पता करना है तो आप Q1 Q2 के मध्य जो बल है, Q1 Q3 के मध्य जो बल है, Q1 Qn के मध्य जो बल है, उनका सदिश योग कर दीजिए। आपके पास Q1 पर कार्य करने वाला कुल विद्युत बल आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन कोर्स पर, जो हमें निकालना है विद्युत आवेशों के मध्य वैद्युत बल, बहुल आवेशों के मध्य वैद्युत बल। ठीक, अब आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं आपका मेन डेरिवेशन बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल। उसके लिए हम लोग मूल बिंदु से शुरू करते हैं। सदिश निरूपण पे जब हमने कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ा था तब भी मूल बिंदु से ही शुरू किया था। हमें यहाँ पे एक हमारे पास आवेश है Q1, ठीक है, और यहाँ पे आवेश है Q2, ये आवेश है Q3 और ये आवेश है Q1। यहाँ पे हम कितने भी आवेश मान सकते हैं, 4, 5, 10 n इसीलिए मान लिया है। Q2 से Q1 के बीच की दूरी को हम लोग लिखे हैं R21। क्यों लिखे हैं? 2 मिनट धैर्य रखिए, समझ में आ जाएगा। जिसने पहला वीडियो देखा है कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, उसे समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं देखा है, धैर्य बनाए रखिए, मैं समझाऊंगा। बस 5 मिनट के अंदर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। R31 वेक्टर और Qn से Q1 के बीच की जो दूरी है या जो विस्थापन है वो है Rn1। हम लोगों ने हमेशा की तरह यहाँ पर जो आवेश है वो सब भी धन आवेश माने, ठीक है। तो Q2 के कारण Q1 पर एक विद्युत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा बताइए? प्रतिकर्षण बल, जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी और उसे हम लिखेंगे क्या? F12। F12 से क्या मतलब है? F12 का मतलब है कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। इस बात को ध्यान से सुनो, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो क्योंकि बल Q1 पर लग रहा है, जिस पर लग रहा है वो हमने पहले लिख दिया है। किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण, वो बाद में लिख दिया है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनो, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो Q2 Q1 पर बल कैसे लगाएगा? Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, Q2 Q1 पर किस तरह? Q2 Q1 पर बल कैसे लगाएगा? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो इसीलिए हमने जो इसका विस्थापन वेक्टर लिया है, इसको इस वेक्टर का जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जरूरत नहीं है विस्थापन सदिश, ठीक है। विस्थापन सदिश बोलते हैं। क्यों लिया है R21? क्योंकि Q1 बल लगा रहा है Q2 पर। Q सॉरी सॉरी क्योंकि Q2 बल लगा रहा है Q1 पर,
तो जब Q2 Q1 पर बल लगा रहा है तो इसकी दिशा क्या होगी? इसी तरह से Q3 बल लगा रहा है Q1 पर, Q3 बल लगा रहा है Q1 पर, विद्युत बल, प्रतिकर्षण बल, इसकी हमने लिखा F13। F13 क्यों लिखा? क्योंकि बल लग रहा है Q1 पर, किसके वजह से? Q3 की वजह। Q3 Q1 पर बल किस दिशा में लगा रहा है? इस तरफ, यानी कि Q3 से शुरू हो रहा है। तो जब Q3 से शुरू हो रहा है तो हमने क्या लिखा है? R31। जब Q3 से शुरू हो रहा है तो हमने विस्थापन सदिश भी कैसे शुरू किया है? 3 से। जब यहाँ Qn से बल शुरू हो रहा है, Qn बल लगा रहा है किस पर? Q1 पर, तो हम यहाँ पर फोर्स क्या लिखेंगे? F1N। मतलब Q1 पर बल Qn के कारण, तो Qn Q1 पर बल लगा रहा है, इसकी दिशा ये। तो हम यहाँ पे विस्थापन सदिश किससे शुरू करेंगे? N से, Rn1। ठीक है इतना? मैं ये आपको लिख भी देता हूँ। R21 क्या है? विस्थापन सदिश R21 बताइए। आवेश Q2 से Q1 तक विस्थापन। कोई समस्या? इसी तरह से R31 वेक्टर क्या है? आवेश Q3 से Q1 तक विस्थापन। Rn1 वेक्टर क्या है? आवेश Qn से Q1 तक विस्थापन। अब बल F12 क्या है? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है ना? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल है F12। F13 क्या है? Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल। F1N क्या है? Q1 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। अगर मैं इन तीनों बल को जोड़ दूं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से मेरे पास Q1 पर कार्य करने वाला टोटल बल आ जाएगा या नहीं, ये बताइए। यही है ना अध्यारोपण का सिद्धांत? तो आइए निकालते हैं। शुरू करते हैं किससे? F12। क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 21 के स्क्वायर या का मैग्नीट्यूड। R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या R21 के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। अब ये जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वीडियो पहले वाली देखी हुई है सदिश रूप में, उन्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था कि यहाँ पे मैंने सिंपल R लिख दिया था सदिश रूपन में। वहां मैंने R12 या R21 नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पे हमारे पास केवल दो ही आवेश थे। तो R21 वेक्टर और R12 वेक्टर में अगर कोई अंतर है तो केवल दिशा का। भाई ये तो R21 वेक्टर है, अगर मैं इधर वाली दिशा से लिख ये वेक्टर बना दूं तो दूरी तो उतनी रहेगी, अंतर रहेगा सिर्फ और सिर्फ दिशा का। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण। परिमाण, परिमाण में दिशा नहीं होती है। मतलब R21 वेक्टर में अभी दिशा नहीं काम करेगी। अभी हम जो वेक्टर का निशान बना रहे हैं, जब हम इसका ये हटाएंगे मोड़,
परिमाण लिखेंगे तो वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने बताया था इकाई सदिश से हम लोग गुणा करते हैं। इकाई सदिश क्या है? R21 इकाई सदिश जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? ये R21 मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अब इसमें दिशा का महत्व नहीं है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर। अब मुझे इसके ऊपर जो दिशा का चिन्ह है ये सदिश राशि अब नहीं रही है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल परिमाण। मतलब हम यहाँ पे केवल परिमाण की बात करते हैं। जो फॉर्मूला है कूलम लॉ का वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई जो दूरी है दो आवेशों के बीच में, उसने साफ-साफ कहा था दूरी, वहाँ पे उसने दिशा का ज़िक्र नहीं किया था। दिशा को लाने के लिए पिक्चर में हमने यहाँ पे इकाई सदिश यूनिट वेक्टर से गुणा की है। तो सर आपने जब सदिश निरूपण पढ़ाया था वहाँ तो आपने R21 या R12 नहीं लिखा था। मेरे भाई R21 और R12 वहाँ पर एक ही बात थी, यहाँ पे भी एक ही बात है, लेकिन मैं यहाँ R21 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि R31 R21 के बराबर नहीं है, आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। Q1 और Q3 के बीच की दूरी उतनी नहीं होगी जो Q1 और Q2 के है, वो अलग भी हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे R21 लिख रहा हूँ ताकि आप पहचान पाएँ कि Q2 और Q1 के बीच की दूरी को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इकाई सदिश वेक्टर को खोलने का बहुत साधारण सा जो तरीका हमने पहले भी सीखा था, R21 वेक्टर को भाग करते हैं किससे? R21 वेक्टर के परिमाण से। परिमाण से ये हम लोग जानते थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का क्यूब घन। और R21 वेक्टर खोलने का क्या तरीका होता है? फिर वही बात, जिसने कूलॉम का सदिश नियम पढ़ा होगा, उसे पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है, उसे मैं अब बता दूँगा। R21 वेक्टर हम लोग खोलते हैं सदिश की सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, वो सुन लीजिए। मैंने ये मूल बिंदु इसीलिए बनाया था कि जो मूल बिंदु से Q2 की दूरी है, उसको हम लोग लिखते हैं R2 और इसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। और मूल बिंदु से Q1 की जो दूरी है वो है क्या? R1। वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन ऐसे क्यों ली है? क्योंकि हम दूरी देख रहे हैं मूल बिंदु से आवेश Q2 की, तो आवेश Q2 की तरफ डायरेक्शन और मूल बिंदु पे 0 है, तो यहाँ पे आप सिर्फ R2 लिख सकते हैं। यहाँ पे R1 मूल बिंदु से आवेश Q1 की दूरी। तो वेक्टर का जो त्रिभुज नियम है वेक्टर एडिशन का, सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है वो कहता है कि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी अगर दो भुजाओं की दिशा एक ही दिशा में है, जैसे R2 और R121 एक ही दिशा में जा रहे हैं, R2 और R21 की दिशा एक ही तरफ है लेकिन R1 की दिशा नहीं है, तो वेक्टर योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जो दो भुजाओं की डायरेक्शन जिनकी सेम है दिशा, उनका सदिश योग बराबर होता है जो भुजा की दिशा विपरीत है उसके। ये समझ में आया? किसी त्रिभुज के दो भुजा जिनका दिशा एक है, उनका सदिश योग त्रिभुज की तीसरी भुजा
जिसकी दिशा अलग है उसके बराबर होता है। यही है सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो मैं यहाँ पे क्या R21 को सोल्व करके ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर R21 वैल्यू होगी R1 माइनस वेक्टर R2 के। R1 माइनस वेक्टर R2 ये वैल्यू है F12 की। ये आ गई है F12 की वैल्यू। अब इसी तरह से हम निकालने वाले हैं F13 की वैल्यू, जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इनके बीच की दूरी R31 का स्क्वायर। हम लोग ये जो मैंने खोला है इकाई सदिश और R21 वेक्टर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अभी के लिए इस डेरिवेशन के लिए हम ये जो इक्वेशन 1 नंबर है समीकरण, इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपको समझने के लिए आप ऐसे R31 यूनिट वेक्टर भी खोल देंगे इकाई सदिश वेक्टर R31, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे R31 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, और यहाँ पे इकाई सदिश वेक्टर जो है इकाई सदिश R31, और इसी प्रकार F1n बल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn भाग Rn1 का वर्ग इंटू इकाई सदिश Rn1। अब चूंकि मुझे Q1 पर कुल बल जानना है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से F1 होगा F12 प्लस F13 जितने भी बल होंगे प्लस F1n। जब मैं F12 की वैल्यू लिखता हूँ, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर और इकाई सदिश R21। इसी तरह जब मैं R13 की वैल्यू लिखता हूँ, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। ये यहाँ पे Q3 नहीं लिखा है, इसको सही Q3 ठीक है। Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R31 का स्क्वायर गुना इकाई सदिश R31। और जब मैं F1n की वैल्यू लिखता हूँ, तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिवाइड बाई Rn1 का स्क्वायर यानी कि वर्ग और इकाई सदिश R1n। अब यहाँ से जो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मैं ले लेता हूँ बाहर, और अंदर Q2 बाई R21 का वर्ग इकाई सदिश R21 प्लस Q3 बाई R31 का वर्ग इकाई सदिश R31। यहाँ पे Qn बाई Rn1 का वर्ग Rn1 इकाई सदिश। इतना समझ में आ गया है ना। अब Q1 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिखते हैं समेशन का निशान लगा के Q2 Q3 Qn। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो वैल्यू चेंज हो रही है, इसको मैं लिख देता हूँ I यानी कि QI।
और यहाँ पे आर आई 1 का वर्ग इकाई सदिश आर आई 1 और आई की वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 2 से लेकर एन तक। ये समझ में आया कैसे लिखा समेशन? ये खैर आपको मैथ में आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आप आई की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर Q2 R21 का इकाई सदिश। जब आप आर की आई की वैल्यू 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो इससे नेक्स्ट जो होगा एल लिखेंगे तो ये। तो सभी तो समेशन लगा के अगर हम लोगों को लिखना है तो ये तरीका है और यही इसकी फाइनल फॉर्म है। ये आपने क्या निकाला है? Q1 पर ये निकला क्या है? Q1 पर Q2 Q3 Qn आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल। ठीक है? मुझे विश्वास है मैंने बहुत शांति से, बहुत धैर्य से पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है? बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? ये भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की है पढ़ाने की। अब यहाँ पे भी किसी को दिक्कत हो कि F12 तो निकाला है, F13 नहीं सोल्व करके दिखाया है, तो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था, कूलम्ब लॉ का जो सदिश निरूपण था, उसमें मैंने एक-एक बल का सोल्व किया था। जिसे वो समझ में आया था, जिसने वो पहली वीडियो पढ़ी है, उसे ये बहुत ही आसान लगा होगा। उसे लगा है कि ये तो सर 2 मिनट में बता सकते थे, सर ने वीडियो इतनी लंबी क्यों कर दी है? लेकिन जिसे वो नहीं पढ़ा है, जिसने यहाँ से मेरे पास से नहीं पढ़ा है, उसे हो सकता है थोड़ी-सी दिक्कत आई हो, लेकिन मैंने उसके लिए भी एक-एक चीज़ को समझाने की कोशिश अपनी तरफ से की है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और अब हम जो इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, वो मेरा इस जो आपका चैप्टर है, इसका फ़ेवरेट पार्ट है। मेरे लिए वो सबसे शानदार ये टॉपिक है, मेरा सबसे शानदार टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। अगले वीडियो में आप विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। जब मैंने इस वाले चैप्टर की शुरुआत की थी, पहले चैप्टर की जो था आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और उसमें जब मैंने कूलाम्ब का नियम पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी पूरे के पूरे भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा पार्ट है कूलम्ब लॉ और मैं हर एक वीडियो आपको कूलम्ब लॉ से अटैच करके पढ़ा रहा हूँ और विद्युत क्षेत्र जब मैं पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पढ़ाऊँगा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता जब मैं पढ़ाऊँगा, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब मैं पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी कूलम्ब लॉ से ही मैं रिलेट करके पढ़ाऊँगा और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको अध्यारोपण का सिद्धांत समझना हो या बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल किस तरह से निकालते हैं ये जानना हो। सपोर्ट कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अगले वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते